केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से प्रशासनिक सुधारों में एक नए युग में प्रवेश कर रहा है। इसके अलावा जितेंद्र सिंह ने कहा, यूपीआई, डीबीटी और आधार आधारित सेवाओं ने नागरिक सरकार और नागरिकों के संबंध को बदला है। साथ ही सीपी ग्राम्स प्लेटफॉर्म के जरिए शिकायत निवारण की क्षमता में भारी वृद्धि हुई है। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बयान देकर कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी बीएसएनएल ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में अपने परिचालन राजस्व में बिना ऑडिट के लगभग 10% की बढ़ोतरी दर्ज की है। डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 2025-26 के अनुसार भारत के वित्तीय क्षेत्र में 2025 में 29 लाख साइबर हमले हुए, जबकि 2021 में 14 लाख घटनाएं दर्ज की गई थीं। इस प्रकार पिछले 4 साल में घरेलू वित्तीय क्षेत्र में साइबर हमले की घटनाओं में 2 गुना से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने कहा कि जैसे जैसे साइबर खतरे जटिल होते जा रहे हैं, सार्वजनिक संस्थानों और उद्योगों के बीच भरोसेमंद साझेदारी डिजिटल विश्वास को मजबूत करने के लिए आवश्यक है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू किजरापी ने बताया कि देश के 104 हवाई अड्डे 100% नवीकरणीय ऊर्जा पर संचालित हो रहे हैं। उन्होंने इसे स्वच्छ ऊर्जा और सतत विकास की दिशा में भारत की बड़ी उपलब्धि बताया। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही यानी अप्रैल से जून में कुल निर्यात 11.37% की वृद्धि के साथ करीब $232 अरब पर पहुंच गया है। देश की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनियों में शामिल एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट का आईपीओ आज से निवेशकों के लिए खुल गया है। ये इस साल के सबसे बड़े आईपीओ में से एक है। एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड ने अपने आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 545 से 574 रुपए प्रति इक्विटी शेयर तय किया है। ये आईपीओ 16 जुलाई तक सब्सक्रिप्शन के लिए खुला रहेगा। शुरुआती कारोबार में बीएसई सेंसेक्स में करीब 500 अंकों की गिरावट आई, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 इंडेक्स 24,100 अंक से नीचे चला गया। पश्चिमी एशिया में हाल ही में बड़े तनाव के बावजूद विदेशी संस्थागत निवेशकों के निवेश के भारत में धीरे धीरे वापस आने की उम्मीद है और एनएसई का बेंचमार्क सूचकांक निफ्टी एक साल में 10% बढ़कर 26,500 अंक पर पहुंच सकता है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में तेजी से छोटे बिजनेस की ओर से लोन की मांग जो है बढ़ रही है। इसके चलते स्मॉल बिजनेस क्रेडिट पोर्टफोलियो वित्त वर्ष 2026 में 13.4% बढ़कर 49.2 लाख करोड़ रुपए हो गया है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि केवल एक व्यक्ति द्वारा चलाए जाने वाले छोटे व्यापार लोन में क्रेडिट ग्रोथ को बढ़ा रहे हैं। पोर्टफोलियो में इनकी हिस्सेदारी 80% है और एक्टिव लोन में 87% से अधिक है। एक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 तक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के जरिए करीब 40,000 करोड़ रुपए जुटाए जाने की उम्मीद है। सोमवार को जारी ब्रिकवर्क रेटिंग्स के इस रिपोर्ट में बताया गया है कि मौजूदा वित्तीय वर्ष में ही करीब 10,000 किलोमीटर के नए हाईवे, एक्सप्रेसवे और हाई स्पीड कॉरिडोर प्रोजेक्ट आवंटित करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रतिस्पर्धा आयोग ने प्रिंट हार्डवेयर उत्पादों से जुड़े सामान की बिक्री और आपूर्ति में गलत व्यापार और गतिविधियों के लिए प्रौद्योगिकी कंपनी एचपी इंडिया और उसके 16 पुनर्विक्रेताओं पर कुल 14.28 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। ईडी ने कथित क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ी से जुड़े धन शोधन के मामले के तहत 55.50 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्तियां अस्थायी रूप से कुर्क कर ली हैं। 68% उपभोक्ता स्मार्टफोन खरीदते वक्त एआई फीचर्स को प्राथमिकता देते हैं। एक रिपोर्ट में ये बात सामने आई है, जबकि 82% लोगों का मानना है कि पारदर्शी डेटा प्रबंधन और भरोसा स्मार्टफोन खरीदने के फैसले में अहम भूमिका निभाते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेब्स 2027 क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 2 के तहत उद्योग संचालित चुनौतियों के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं। मंत्रालय ने बताया कि चयनित चुनौतियों के सफल संचालन के लिए प्रत्येक परियोजना को अधिकतम 1 करोड़ रुपए तक का एकमुश्त अनुदान दिया जा सकता है। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स का दावा है कि उसने बहरीन में अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया। गार्ड्स के अनुसार हथियार सहायता गोदामों, सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेंटर और अमेरिकी सैनिकों के आवासीय भवन को निशाना बनाया गया।
अमेरिकी सेना के अनुसार उसने 12 जुलाई को एयरक्राफ्ट, नौसैनिक जहाजों और ड्रोन का इस्तेमाल करके ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम, तटीय रडार साइटों, मिसाइल और ड्रोन क्षमताओं और छोटी नावों पर हमला किया था। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान में पिकेक्स माउंटेन को भी खत्म करने और ईरान पर लगातार कड़े हमले करने की चेतावनी दी है। ईरान के नतांज यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी के पास मौजूद पिकेक्स माउंटेन एक बहुत ज्यादा सुरक्षित जगह है। ये परिसर इतना गहरा और मजबूत है कि इसे बस्ट बम की पहुंच से भी बाहर माना जाता है। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आरोप लगाया है कि ईरान हुतियों के नियंत्रण वाले यमन में रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के सैन्य विशेषज्ञों और हथियारों गुप्त रूप से भेज रहा है। यमन ने इन उड़ानों को अपनी समझौता का उल्लंघन करार दिया है, जबकि रूस ने मानवीय आधार पर संयम बरतने की अपील की है। अमेरिका का दावा है कि तेहरान ये गतिविधियां अंतिम संस्कार में शामिल होने की आड़ में अंजाम दे रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूटा के 2 नेशनल मॉन्यूमेंट्स, बियर सीयर्स और ग्रैंड स्केयरकेस एस्केलेट का दायरा घटाने वाले एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर हस्ताक्षर किए। व्हाइट हाउस के अनुसार इस फैसले से इन इलाकों में जमीन का सही इस्तेमाल हो सकेगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पश्चिमी सहयोगियों के सामने फ्रिजर मिसाइल रक्षा पहल का प्रस्ताव रखा है। उन्होंने कहा है कि रूस के बैलिस्टिक मिसाइल हमलों से निपटने के लिए ये परियोजना सहयोगी देशों के साथ मिलकर तेजी से मिसाइल रक्षा प्रणाली विकसित करेगी और इसे अगले 12 महीनों में तैयार किया जा सकता है। यूरोपीय संघ ने गाजा के लिए $1 अरब की सहायता राशि जुटाने के प्रयासों में समन्वय किया है। संघ के शीर्ष राजनयिक ने कहा है कि यूरोपीय संघ व्हाइट हाउस और संयुक्त राष्ट्र सहित 65 सरकारों और संगठनों के साथ मिलकर काम कर रहा है। यूरोपीय यूनियन ने माना है कि गाजा के पुनर्निर्माण के लिए अनुमानित $70 अरब की तुलना में राशि बहुत कम है। हंटिंगटन बॉटनिकल गार्डन में 2 दुर्लभ शब फूल के एक साथ खिलने का अद्भुत नजारा देखने के लिए पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इस लुप्तप्राय पौधे की तीखी गंध और केवल 24 से 48 घंटे तक रहने वाली इसकी दुर्लभता इसे वनस्पति जगत का सबसे अनोखा आकर्षण बनाती है। हंगरी की संसद ने सोमवार को एक संवैधानिक संशोधन पारित कर राष्ट्रपति तमास तुलियोक को पद से हटाने के लिए एक संवैधानिक संशोधन को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री पीटर मैग्यार और उनकी पिज़ा पार्टी का कहना है कि तुलियोक पूर्व सरकार के प्रभाव में थे। नाइजीरिया में लगभग 2 महीने से बंधक बनाए गए 39 स्कूली बच्चों और 4 जीवित शिक्षकों को रिहा कर दिया गया है। 15 मई को अगवा किए गए लोग शुक्रवार को सुरक्षा बलों द्वारा बचाए गए थे और अब वे अपने परिवारों के पास लौट रहे हैं। इस दुखद घटना में एक शिक्षक की बंधक बनाए जाने के दौरान मृत्यु हो गई थी। 13 जुलाई को ओयो राज्य की राजधानी से रवाना होकर सभी सुरक्षित अपने घर ओरिरे जिले पहुंच गए हैं। पेरिस के पास फॉन्टेनब्लू के ऐतिहासिक जंगल में भीषण आग बुझाने के लिए फायर फाइटर्स और विमानों को तैनात किया गया है। भीषण हीट वेव के चलते फ्रांस में इस साल अब तक 32,000 हेक्टेयर से अधिक जमीन जल चुकी है। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 वनडे मैचों की आज से बर्मिंघम में शुरुआत होने जा रही है। भारतीय टीम का इरादा, आप बता दें, वनडे सीरीज को जीतकर T20 में मिली हार का हिसाब बरकरार करने का होगा। वनडे सीरीज में सीनियर खिलाड़ियों की वापसी से टीम को मजबूती मिलने की उम्मीद है। अनुभवी विराट कोहली और रोहित शर्मा एक बार फिर टीम इंडिया की जर्सी में नजर आएंगे। फीफा विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में आज देर रात फ्रांस का सामना स्पेन से होगा। इस मुकाबले की विजेता टीम फाइनल में जगह बनाएगी, जबकि हारने वाली टीम को तीसरे स्थान के प्लेऑफ से संतोष करना होगा। फ्रांस और स्पेन का मुकाबला अलग अलग फुटबॉल शैलियों का टकराव भी होगा। स्पेन गेंद पर कब्जा जमाकर खेल की रफ्तार नियंत्रित करना चाहेगा, जबकि फ्रांस तेज काउंटर अटैक और दमदार फिनिशिंग से मैच अपने नाम करने की कोशिश करेगा। दोनों टीमें 38 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में आमने सामने आ चुकी हैं। स्पेन ने 18 और फ्रांस ने 13 मैच जीते हैं, जबकि 7 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने लॉर्ड्स के मैदान पर इतिहास रचा। भारतीय महिला टीम ने इंग्लैंड के साथ खेले गए एकमात्र टेस्ट मैच को 270 रन से अपने नाम कर लिया। भारत ने इंग्लैंड को जीत के लिए 457 रन का विशाल लक्ष्य दिया था। जवाब में इंग्लैंड की दूसरी पारी चौथे दिन 186 रनों पर सिमट गई। भारत की महिला टेस्ट में रनों के हिसाब से दूसरी बड़ी जीत भी रही।
न्यूजीलैंड ने दूसरे वनडे में वेस्टइंडीज को 5 विकेट से हरा दिया है। इस जीत के साथ न्यूजीलैंड ने सीरीज 1-1 से बराबर कर ली है। बाएं हाथ के स्पिनर जेडन लेनॉक्स ने 19 रन देकर 5 विकेट लेकर न्यूजीलैंड की जीत में अहम भूमिका निभाई। न्यूजीलैंड के वनडे में 400वीं जीत रही। ब्रेंडन मैकलम ने राष्ट्रीय टेस्ट कोच के तौर पर अपने नतीजों के लिए इंग्लैंड के क्रिकेट प्रशंसकों से माफी मांगी है। उन्होंने माना है कि अब किसी और को मौका देने का समय आ गया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने अफगान महिला शरणार्थी क्रिकेटर्स के लिए अपने डेवलपमेंट पाथवे प्रोग्राम को जारी रखने की मंजूरी दे दी है। यह फैसला एडिनबर्ग में हुई आईसीसी बोर्ड की वार्षिक कॉन्फ्रेंस में लिया गया। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। अंडर 19 पुरुष और महिला वर्ग में भारत के 9 मुक्केबाजों ने फाइनल में प्रवेश कर पदक पक्का कर लिया है। सेमीफाइनल में 6 भारतीय मुक्केबाजों को हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ इन 6 मुक्केबाजों ने कांस्य पदक अपने नाम किए। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की स्टार पुरुष युगल जोड़ी की कोर्ट पर वापसी हो गई है। भारतीय जोड़ी जापान ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की अगुवाई कर रही है। मनव ठक्कर और मानु शाह की पुरुष युगल जोड़ी ने आईटीटीएफ की ताजा विश्व रैंकिंग में करियर की विश्व नंबर 2 रैंक हासिल कर ली है। इसके साथ ही ये जोड़ी भारत की अब तक की सबसे ऊंची रैंक पाने वाली जोड़ी भी बन गई है।